अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब की। इस खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक अफ़गानियों की मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इंतशार की सियासत करने वालों के आगे खड़े होंगे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कराम कुर्बान, जो कहते थे हमने दो कौमी नजरिया बंगाल में डबो दिया, आज वो कहाँ हैं। आर्मी चीफ ने कश्मीर पर भी बात की। बोले, कश्मीर तकसीम पाक हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गजा पर मजालिम देख कर दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इसी पर ही बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेड रिटायर्ड वकार खान साहब ने। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं और इस खिताब के हवाले से उनकी राय लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा, आज आर्मी चीफ साहब ने बहुत अहम खिताब किया है और जो भी इश्यूज चल रहे हैं उस पर अपना मौक़िफ़ भी दिया है। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? जी बिल्कुल, जो एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज है पाकिस्तान फेस कर रहा है और रीजन में जो तब्दीलियां आई हैं उस पर भी आई थिंक उन्होंने इशारा किया। एक तो इंटरनली जो है, जो फसाद की लेट्स से एफर्ट है या सियासत है, उस पे कोट करके उन्होंने जो है कुरानी आयात और जो अशार हैं, और वो किसी भी महज़ब माशरे में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप जो है इंतशार करें और खुदा न खास्ता स्टेट के अगेंस्ट करें। बाकी जमहूरियत में डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और आपका हक है, आपको एहतजाज वगैरह करें। जमात इस्लामी भी कर रही है, पुरअमन एहतजाज कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता कोशिश करते हैं कि फसाद के ज़रिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस को या अमलाक को नुकसान पे, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकी चूंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी दहशतगर्दी का सामना है और 20 साल से हम लड़ रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ इशारा करते हुए आई थिंक एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि ये एफर्ट कामयाब नहीं होगी अगर वहाँ से स्पॉन्सर हो रही है, और दूसरा एक दावत थी जी कि आप आके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, डेवलपमेंट का हिस्सा बने। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ने इशारा किया, जो बांग्लादेश में चेंजेस आई हैं, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले एक पार्टी ने शेख मुजीब को भी हीरो बना के पेश किया और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसको मस्क करने की कोशिश की। आज उसके मुजस्मे गिराए जा रहे हैं, तो दो कौमी नजरिए पे भी बात की कि वो अल्लाह के फजल से जिंदा है। और सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त भारत में, आप उनका मीडिया देखें तो वहाँ बहुत ज्यादा चीखें निकल रही हैं। और बाकी लार्जर मैसेज वॉज कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी गवर्नमेंट और अपनी कौम के लिए इंतशार की सियासत और इंतशार के अगेंस्ट या टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ी है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ब्रिगेड से बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर मैसेज था आर्मी चीफ साहब की जानिब से। जिस तरह से मुख्तलिफ महाजों पर सीना सपर है पाक फ़ौज, चाहे वो कौमी सिक्योरिटी के हों या चाहे वो इंटरनल इश्यूज़ हों, उनको भी एड्रेस किया आज आर्मी चीफ साहब ने। और उन्होंने बात की कि हम किसी भी तौर पर मुल्क दुश्मन अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा हो या चाहे वो पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी को लाहक खतरात हो। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कोई भी कौम हो, आई थिंक इंतशारी सियासत हो या फसाद में सर्वाइव नहीं कर सकती। अभी आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले जब रॉटरडम में राइट्स हुए हैं यूके में, तो थर्ड डे आई थिंक कोर्ट्स ने फौरन डिसीजन लिया और लोगों को सजाएं भी दे दी हैं। अगर हम थोड़ा अपना हिस्ट्री देख लें, पिछले 1-1.5 साल में 9th में जब असॉल्ट किया गया स्टेट इंस्टीट्यूशन पे, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे, और उससे पहले भी एक सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनाया गया था। फिर जिसका मैंने मेंशन किया, एक नया बयानिया घड़ा गया पिछले 2 महीने में कि शेख मुजीब शायद हीरो है पाकिस्तान का, तो हालांकि वो तोड़ने वालों में शामिल था। तो सोशल डोमेन में, सोशल मीडिया डोमेन भी आई थिंक चूंकि आजकल इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि उसके जरिए आप फसाद भी कर सकते हैं, उसके जरिए आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, तो उसकी तरफ इशारा था कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है उसका यूज करें बजाय खुदा न खास्ता इंतशार की सियासत। तो ये आई थिंक बड़ा क्लियरली, और उसमें जो है उन्होंने कुरानी आयात का भी बेसिकली सहारा लिया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म जो है फसाद फिल अर्द है। और इसी तरीके से फितने की बात हुई कि इवन अगर वो मतलब इस्लामिक लेट्स से इंजेक्शन को सामने रख के अगर फितना क्रिएट किया जाए तो वो भी
डेफिनेटली स्टेट्स के लिए ब्रिगेडियर साहब, चूंकि उलमा कराम से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने उलमा कराम के किरदार के हवाले से भी बात की कि वो भी पाकिस्तान के में अमन के लिए, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करें, और जिस तरह से पाकिस्तान में मगरबी तहजीब का एक बढ़ता हुआ असर रसूख है उसको ख़त्म करने में भी अपना किरदार अदा करें। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जी बिल्कुल, एक फोरम इस तरह का था। दूसरा उलमा का आई थिंक ऑलरेडी जो है, अगर आप देखें हमारे जो उलमा है उनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, चाहे वो जो आपकी नज़ाती काउंसिल है या चाहे उलमा की वैसे इंटरेक्शन है। जब भी कोई चैलेंज होता है तो आगे बढ़कर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का इशू आता है या कौम को अगर कोई ऐसे दरपेश चैलेंजेस हैं या उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आई थिंक ये उस लिहाज से एक बड़ी अच्छी अपील थी कि उलमा इसमें करे। इसमें नामूस रसालत पे उन्होंने बड़ा क्लैरिटी साथ बात की कि जी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसी तरीके से बेसिकली उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी लाखों आसिम मुनीर सियासतदान और उलमा कुर्बान, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जबकि एक उल्टा नारा लगाया जाता है कि फलां शख्स है तो पाकिस्तान है, जो आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सियासत को आई थिंक डेफिनेटली आप एक लेवल तक ले जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने आई थिंक कौम का भी जो स्पेशली एक कल्चरल असॉल्ट है मगरिब तहजीब का, और उसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है। ब्रिगेडियर वकार खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंतहाई अहम खिताब, जिसमें उन्होंने बहुत से अहम इशूज़ को जो है वो एड्रेस किया, और ख़ुसूसन जो मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी एहतजाज के ज़रिए हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो, उसकी उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार भी किया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाक फ़ौज सीना सपर है और किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जो कि मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से कोई बड़ा मसला बने। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। और यहाँ पर उन्होंने फितना अल खवारिज का जिक्र भी किया कि जिस तरह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाई जाती है, जिस तरह से खारजी यहाँ पर दहशत गर्दी की मज़मूम कोशिश करते हैं और अफ़गानिस्तान से ये इंपोर्ट की जाती है दहशत गर्दी, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बरादर मुल्क को भी ये मैसेज दिया है कि इस दरीना ताल्लुक को जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए और इन फितना खवारिज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उन्हें दोबारा से शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, कहिएगा कि आज के इस खिताब में उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की और कहा कि तकसीम हिंद का एक जो नामुकम्मल एजेंडा है वो मकबूजा कश्मीर है, और पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पर जो है वो कहा है कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगस्त को ही पाकिस्तान ने जो है यौम इस्तिसाल कश्मीर को ऑब्जर्व किया, क्योंकि भारत जो है एक पेपर ट्रांजैक्शन के जरिए उस पर कंट्रोल चाहता है, जो कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट किया है। अगर भारत का देखें पिछले 5 साल में सिवाय ऑपरेशन के और जो कश्मीर की रही सही हैसियत इसको डाउन करने के अलावा कुछ नहीं दिया उसने। तो वो बड़ा ज़रूरी था कि इसमें रिट्रेट किया जाए बाय द मिलिट्री लीडरशिप, कि एक तो पाकिस्तान डेफिनेटली हमेशा डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देता रहा है, और पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं। अगर आप कारगिल को भी इसमें शामिल कर लें तो 4 जंगें हैं जो आपने, और उसमें कश्मीर एक मेजर थिएटर रहा है, और शुरू में कश्मीर आज़ाद भी एक लड़ाई से, तो एक आई थिंक डिटर्मिनेशन भी है कि ये एक इनकम्प्लीट एजेंडा है और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाना है। इंशाल्लाह इसको मुकम्मल जो है वो किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप आर्मी चीफ साहब के इस खिताब पर क्या कॉमेंट करेंगे कि उन्होंने बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी बात की, अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की है, लेकिन जो अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत है वो किस तरह से दहशत गर्दी को प्रमोट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा किया जा रहा है उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ आज जो आर्मी चीफ का खिताब था ये तारीखी एतबार से एक बहुत इम्पोर्टेंट और गैर मामूली खिताब इस वजह से था कि आज पहली दफा आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की एक कौमी सलामती के हवाले से जो नजरिया है उसको वाज़े किया है, और पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुमलिकत है, उसकी जो रेड लाइंस हैं आइडियोलॉजी के लिहाज से वो बिल्कुल इन्होंने क्लियरली वाज़े की हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ हमारे
रियासती इदारों को जो हमारे दोस्त और दुश्मन की तमीज़ और तफरीक है उसमें बहुत मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको वहाँ का जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है और नज़रिए हयात है, उसको कोई बोरोड नहीं होना चाहिए। हमें किसी दूसरी दुनिया की तहजीब या मुल्क से नजरिया और आइडियोलॉजी और निज़ाम हयात इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने तारीख पे, अपने विरसे पे, अपनी रवायात पे, अपने नजरियात को पढ़ना, समझना, अपनाना चाहिए, उन पे फख्र करना चाहिए और उनको दुनिया के सामने दलाइल के साथ, एतमाद के साथ सर उठा के प्रोटेक्ट और प्रमोट करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि जो लोग पाकिस्तान के नजरिए के मुखालिफ हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं उनमें बहुत बड़ा सबक है। एक वक्त था जबकि पिछले 50 साल में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की पिछले 50 साल में, कि जनाब पाकिस्तान फौज ने बड़ा जुल्म किया है मशरकी पाकिस्तान में, बड़ी ज्यादतियां की हैं। तो आज जबकि जो मुल्क और रियासत जो है ये बयानियां घड़ रही थी पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के खिलाफ, आज वो उस नजरिए के पैरोकार, उस नजरिए के अलमबरदार, उनको खुद बांग्लादेश में जगह नहीं मिल रही है। इस नजरिए के बानी की तमाम निशानियों को बांग्लादेश में खत्म किया जा रहा है और एक नया दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एहतराम, दोनों कौमी नजरिए को मोहब्बत की निगाह से देखता है। तो क्या वजह है कि वो लोग जो जिनके बारे में इल्जाम लगाया जाता था कि वो पाकिस्तान के की फौज के सामने मजलूम है, उनकी औलादें, उनकी नौजवान नस्ल दोबारा पाकिस्तान की तरफ देख रही है और एहतराम और मोहब्बत से देख रही है। ये इस बात का सबूत है कि दो कौमी नजरिया सिर्फ पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर ही नहीं, बल्कि कश्मीर में, बल्कि मशरकी पाकिस्तान में, बल्कि हर मुसलमान की जो कि बरसगीर में भारत के जुल्म और सितम का निशाना बना है, उसके दिल में आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दी वो ये थी कि जो इस्लाम का और पाकिस्तान का दुश्मन है उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है और पाक फौज उसको बिल्कुल माफ किसी भी अंदाज में नहीं करेगी, चाहे वो पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ इस्लाम को इस्तेमाल करे या सियासत को इस्तेमाल करे या मीडिया को इस्तेमाल करे या डिजिटल टेररिज्म को इस्तेमाल करे। वो पाकिस्तान का दुश्मन है जो कि पाकिस्तान पाक फौज सीना सपर है और हमेशा से मुकाबला करती रही है और आगे भी इन चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। बहुत सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब मानसून की बात कर लेते हैं कि मुल्क भर में मानसून की जो बारिशें हैं वो जहमत बन गई हैं। मुतादिद वाक़यात में 7 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में 2 बच्चियां बहकर जान की बाजी हार गईं। छत गिरने और पानी में डूबने से मुरीदके में 2 बच्चे जबकि कामुकी में 9 माह का बच्चा जान बहक हो गया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में बारिश से बोस्तान रोड पर 5 साला बच्चा सीवरेज नाले में डूब गया, जबकि अडियाला रोड पर नाले में 8 साला बच्ची डूबकर जान की बाजी हार गई। बच्चों की तलाश जारी है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक रवा साल मानसून सीजन के दौरान बोसीदा इमारतें और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 55 शहरी जान की बाजी हार गए और 145 से जायद जख्मी हो गए। अगर बारिशों के बायस तूफानी सूरत हाल की बात करें तो तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों से दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने लगा है। 13 अगस्त से दरियाए चिनाब और रावी में मुंसलिक नदी नालों में तूफानी का खदशा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने दरिया से मुल्हिका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। क्या सूरत हाल है? दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद आसपास की बस्तियां ज़ेरियाब आ गई हैं, तो वहां पर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जुल्फ़िकार अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या इकदाम अब तक उठाए गए हैं? मौजूदा सूरत हाल क्या है अभी? इस वक्त मौजूद नुकसान के नवाही इलाका रक सब्जानी और मैं इस वक्त दरिया सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिशों से दरिया सिंध जो है बिखर गया है और यहाँ का जिम्मेदार बंद टूटने से दर्जनों जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ के मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? पानी जो है हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और हमारी फसलें भी तबाह हुई हैं। हम तमाम तरह की इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमें हर तरह की जो है इमदाद फराहम किया जाए। जैसा कि इनका कहना था कि हम पंजाब हुकूमत और
ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے تاکہ ہمیں جو یہاں سیلاب میں جو مشکلات ہیں وہ درپیش نہ ہوں. جی اگر ہم مانسون کی بات کریں تو جعفر آباد، صحبت پور اور نصیر آباد میں بھی بڑے پیمانے پر جو ہے تباہی ہوئی ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نظام جتوئی. نظام بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ حالیہ مونسون بارشوں نے جعفر آباد سمیت صحبت پور اور نصیر آباد میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے. پٹویڈر کینال سے نکلنے والی جو ذیلی نہریں ہیں، اچ شاخ، مانجوٹی شاخ، جڈیر شاخ اور دیگر نہروں کو مختلف مقامات پر 100، 200 اور 300 فٹ کے بڑے شگاف پڑے ہیں، جس کے باعث 30 سے زائد جو دیہات ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں اور سینکڑوں جو گھر ہیں وہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، جبکہ چاول کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. سیلاب متاثرہ دیہات کے جو مکین ہیں وہ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھروں سے نکل کر نہروں کے کنارے آ کر وہ پناہ گزین ہو چکے ہیں. ان کے پاس نہ ہی خیمے ہیں اور نہ پینے کے لیے پانی اور نہ ہی خوراک کوئی میسر ہے. سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی کا نکاس کیا جائے تاکہ یہ سیلاب متاثرین دوبارہ اپنے گھروں کو آباد ہو سکیں. جی 30 سے زائد دیہات ہیں جو کہ یہاں پر زیر آب آئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کچھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل تو کر دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ ابھی بھی وہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا مزید جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سردار سرفراز صاحب نے، جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا، اگر ہم مانسون سیزن کی بات کریں تو طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال جو ہے کئی علاقوں میں پیدا ہو رہی ہے. آگے آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا؟ کیا اسی شدت سے بارشیں ہوں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ اسپیل چل رہا تھا پہلی یا 2 اگست سے شروع ہوا تھا اور کچھ علاقوں میں ابھی تک چل رہا ہے وقفے وقفے سے، خاص کر شمال مشرقی بلوچستان، شاید آپ اسی کا ذکر کر رہے تھے، وہیں جی زیادہ متاثر ہوا ہے وہ علاقہ. بالکل. کیونکہ پہاڑی علاقے میں آپ دیکھیے جہاں بھی ہیوی فال ہو جاتے ہیں نا، ہیوی رین فال ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر. تو آگے بھی ابھی اتفاق سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایڈوائزری ایشو کی ہے ہمارے اسلام آباد آفس میں، اس میں بھی ذکر ہے کہ اگلا یعنی 9 سے لے کے 12 تک اگلے 3 یا 4 دن جو ہوں گے اس میں مزید تیز بارشیں ہیں، خاص کر کشمیر میں، ادھر ہزارہ ڈویژن میں، پھر پنجاب میں بھی بیشتر علاقوں میں، کوئی 80-90% علاقے پنجاب کے یعنی سینٹرل اور اپر پنجاب میں تو تیز اسپیل ہے. اور اسی طرح سے جو نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے اس میں بھی تیز اسپیل ہے. تو کوئی ایسی جو ہے نا ایک طرح سے بارشوں کے حوالے سے کوئی مطلب آپ کے پاس نہ کوئی امیڈیٹ ریلیف نہیں ہے. آگے بھی اگلے 4-5 دن جو ہیں اس میں مزید تیز بارشیں. ہاں سندھ میں تھوڑی سی کم ہے، کوئی چند ایک جگہوں پر ہی ہیں، باقی سبھی جگہوں پر یعنی شمال مشرقی بلوچستان ہو گیا، پنجاب سارائی اور کے پی کے بیشتر علاقے اور ادھر آزاد کشمیر، ان تمام ایریاز میں تیز اسپیل ہے اگلے 4-5 دنوں میں بارشوں کا. اور اس میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے، فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے. اور بڑے جو شہر ہیں آپ کے اسلام آباد، راول پنڈی، پھر نیچے لاہور، سرگودا، شیخو پورہ، قصور، ان میں اربن فلڈنگ کی صورتحال خاص کر جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر دوبارہ ہو سکتی ہے. سردار صاحب، جو اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب ہے اس حوالے سے تو پہلے بھی الرٹ جاری کیا گیا تھا، اربن فلڈنگ کی بھی بات کی گئی تھی. گزشتہ سیلاب میں صدرن پنجاب بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، وہاں پر اب کی دفعہ کیا بارشوں کی صورتحال رہے گی؟ دیکھیے یہ اسپیل ظاہر ہے صدرن پنجاب پہ بھی اس کا اثر اتنا ہی ہوگا کہ جتنا کہ پچھلے اسپیل کے نتیجے میں ہوا. اس میں ڈی جی خان اور راجن پور اور اس کے ساتھ جو ملکہ کوئے سلیمان کا جو پورا رینج ہے، کوئے سلیمان رینج، ان تمام ایریاز میں ظاہر ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے اور 2-3 دن مسلسل اگر بارش کا اسپیل چلے تو پھر ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جس کا آگے بھی امکان پورا ہے. ٹھیک ہے. اور اپر ایریاز کی، ناردرن ایریاز کی بات کریں تو وہاں پر کیا صورتحال رہے گی؟ ناردرن ایریاز میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. کل سے لے کے یعنی 9 اگست سے لے کے 12 اگست تک بیشتر ایریاز میں، اس میں ہزارہ ڈویژن میں کاغان، ناران اور اس طرف گلیات کا علاقہ، اور دوسری طرف جو ویسٹ کی طرف سوات اور مالاکنڈ اور چترال دیر، ان تمام ایریاز میں اگلے 3-4 دن اچھی تیز بارشوں کا ایک اور اسپیل ہے. تو ظاہر ہے پھر ان علاقوں میں بھی اسی طرح سے
लोकलाइज्ड फ्लैश फ्लडिंग और कहीं ठीक है सर, मानसून का सिलसिला जारी है और आप यही कह रहे हैं कि आगे भी कुछ इसी तरह का ही मौसम रहेगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत दिन भर को वक्त देने के लिए दिन भर में आगे बढ़ते हैं और जमात इस्लामी के धरने की बात कर लेते हैं कि रावलपिंडी में महंगाई, महंगी बिजली और IPP's कैपेसिटी पेमेंट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज 14वें रोज भी जारी है। रावलपिंडी में बारिश के बायस गुज़श्ता रात कारकुनों ने मेट्रो शेड के नीचे गुजारी, जबकि पिंडाल में हुकूमत के खिलाफ पैनलफ्लेक्स आवीज़ा रहे। अमीर जमात आमी ने आज धरने को मार्च में तब्दील करने का ऐलान कर रखा है। कारकुन आज मरी रोड पर मार्च करेंगे, जबकि गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया था कि जमात इस्लामी के साथ बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया है। उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी का मुतालबा हमारा एजेंडा है, वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि बिजली की कीमतें कम करनी है, जिसके जवाब में अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात आपका एजेंडा है तो इस पर अमल क्यों नहीं करते। जी हाँ, 14 रोज़ गुजर चुके हैं अब तक इस धरने को और जो मुतालबात के लिए मुज़ाकरात के दौर हुए हैं उसमें भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। वसीम, बताइएगा मुज़ाकरात के जो दौर हुए हैं उनमें क्या पेशरफ्त अब तक सामने आई है और क्या कहना है इस हवाले से जमात इस्लामी का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात को भी चौथा दौर जो है मुज़ाकरात का हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी कमेटी के दरमियान हुए, लेकिन नतीजा खेज ना साबित हो सके, जिसके बाद आज जमात इस्लामी की जानिब से मगरिब की नमाज के बाद मार्च का ऐलान किया गया था और धरने के शुरा को ये कहा गया था कि धरने के मुकाम से जो है वो आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी का अपने कारकुनान से खिताब करते हुए ये भी कहना था कि वो किसी किस्म की हुकूमत के साथ हाज राई नहीं चाहते, लेकिन अवामी मुतालबात के साथ वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और जब तक उनके धरने जो उनके मुतालबात है वो कबूल नहीं किए जाते तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब वसीम, ये बताइएगा कि जिस तरह से ऐलान किया गया था कि इस धरने को मार्च में तब्दील किया जाएगा, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जमात इस्लामी क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने ये अनाउंस किया था अपने इस स्टेज से कि वो धरने को मार्च में तब्दील करेंगे। हमने माजी में देखा कि जब गज़ा के हवाले से इन्होंने मार्च किया तो वो यहाँ से लेकर कमेटी चौक तक वो गज़ा मार्च की गई थी। आज भी तवक्को ये की जा रही है, हमारे जो जमात इस्लामी के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि आज भी जमात इस्लामी यहाँ धरने के मुकाम से जो मार्च करेगी वो रहमानाबाद तक होगी और वापस जो है मार्च इसी धरने के मुकाम पर होगा, क्योंकि अमीर जमात इस्लामी का ये कहना था कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते ये धरना जारी रहेगा। साथ ही साथ इसके मार्च और दीगर जो इनकी लाए हिकमत अमली है वो भी साथ साथ अपनाई जाएगी। जी अच्छा वसीम, ये बताइए कि हुकूमती हलकों से क्या खबरें मिल रही हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से? क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है जमात इस्लामी को मनाने के लिए या किसी किस्म के मुतालबात मंजूरी के लिए? अच्छा, हमने गुज़िश्ता रात को भी देखा कि हुकूमत की जानिब से 6-7 रुकनी कमेटी जो थी वो मुज़ाकरात के लिए आई, लेकिन बदकिस्मती से ये देखने में आया है कि इन दोनों के मुज़ाकरात में फिलहाल तक कोई भी पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी है। ठीक है वसीम, हमारे साथ ही रहिएगा। मुज़ाकरात में आया पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही है? कब तक आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद है और महंगाई का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि हम बात करने जा रहे हैं कि महंगाई आया क्यों हो रही है। ब्रेक से पहले अहम खबर आप तक पहुंचाई कि बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ ये कहा जाता है कि मईशत जो है वो दुरुस्त सम की जानिब गामजन हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और बिजली भी आए रोज महंगी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुल्क को संगीन मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुल्क को संगीन मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं, ये बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निकला कैसे जा सकता है? क्या कोई ऐसी पॉलिसी अब तक हमें दिखाई दी है इस गवर्नमेंट की जानिब से कि हम इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकें? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में जो माशी पॉलिसियाँ हैं या मालियाती पॉलिसीज़ हैं, ये मुल्क की अशराफिया, ये जिसको आप माफिया भी कह लें, उसके मुफाद में बनाई जाती हैं, क्योंकि उसी की मदद से इलेक्शन जीते हैं, उसी की मदद से इक़्तिदार में आते हैं।
उसी की मदद से इक़्तिदार को बरकरार रखते हैं और तूल देते हैं। फिर एक और बैरूनी अशराफिया है जिसकी मदद से आपको कर्जे मिलते हैं, और दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें IMF भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। इन दोनों अशराफिया का गठजोड़ है। और आप पाकिस्तान में देख लें कि मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं जिसमें तीनों पार्टियाँ वफाकी, सूबाई और उन सब की पॉलिसी एक ही थी कि अवाम के ऊपर बोझ डालें, ताकतवर तबकों को मराहत दें, नाजायज़ मराहत दें, बिजली गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, रुपए की कदर गिराएं, बेरोजगारी बढ़ाएं, गुर्बत बढ़ाएं, महंगाई बढ़ाएं। आज भी ये सूरत हाल है। जी फरमाइए। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक तकरीब में शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में चैलेंजेस दरपेश हैं। उनका इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। IMF खुदा करे कि आखिरी प्रोग्राम साबित हो। 77 साल हम कर्ज लेते आए हैं, तो ये एक ऐसा चुंगल है जिससे आज़ादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं। गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं। लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए अपने बच्चों को यतीम करके इस दुनिया से दागे मुफारकत दे गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि अल्लाह करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। इस तरह के अल्फाज के हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करेगा, अब ये क्या कोई अज़्म झलकता है इससे? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर लें इन नियर फ्यूचर? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम 37 माह के बाद IMF के प्रोग्राम से निकल आएँ, मगर मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, कई हफ्तों से कह रहा हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, इस हुकूमत ने, जिसमें इनकी इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं और जो सूबों में इक़्तिदार में हैं वो भी शामिल हैं, उन सब का गठजोड़ है, उन्होंने बुनियाद रख दी है। इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि 2027 तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद हम लाजमन IMF के पास जाएंगे। उसकी बुनियाद इन्होंने रख दी है, इन पार्टियों ने रख दी है, हुकूमत ने रख दी है, सूबाई हुकूमतों ने। इसका सबूत मैं आपको पेश कर दूं। इसका सबूत ये है कि अभी जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, तो वज़ीर ख़जाना ने बार बार कहा है, उस मुआहदे में भी लिखा है कि जो है 2027 तक टैक्स और GDP का तनासुब 13% रहेगा। अब उनको तो पता नहीं है, वो अभी नए आ गए हैं। ये माजी में 14.4% था 95-96 में, जबकि कर्जों पे सूद बहुत कम था, यानी सूद कम था और हमारी टैक्सों की आमदनी ज़्यादा थी। आज सूरत हाल ये है कि वफाक के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं नेट, उसके मुकाबले में सूद की रकम 4,200 अरब रुपया ज़्यादा है। तो सरताज अजीज़ तो कहा करते थे ये 20% होना चाहिए। अब आप अगर 13% कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप 95-96 से भी नीचे रहेंगे। लाजमन आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कि जब आपके पास आज की तारीख में, मैंने जैसे कहा कि फेडरल जो रेवेन्यूज़ है नेट, उससे सूद 4,200 अरब रुपये ज़्यादा है, तो पूरा मुल्क तो कर्जों पर चलेगा। तो इन्होंने तो बुनियाद रख दी है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात ये थी कि मैं इनको भी, वज़ीर-ए-आज़म को भी याद दिला दूं, अपना मंशूर पढ़ लें, उसकी लैंग्वेज मैं दोहरा देता हूं आपको। हमें, मुस्लिम लीग नून का मंशूर, हमें इस बात का एहसास है कि जब तक पाकिस्तान की बीमार मईशत ठीक नहीं हो सकती, जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफ़ेद होने से ना रोकें। उन्होंने तीनों बातें उल्टी की हैं। हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा, 111(4) के तहत काला धन को सफ़ेद हो रहा है, और मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए 2001 में शौकत अजीज़ ने कहा था। आज अभी ये कहते हैं जी अभी तो कई साल और लगेंगे। हालांकि अगर करना चाहें तो जो तफसीलात हैं चंद महीने में बड़ी हद तक दस्तावेजी हो सकती है। और जबकि मैं ये भी याद दिला दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कहा कि FBR 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर रहा है। अब आप तो ये कह रहे हैं 2027 तक भी आप ये कम ही वसूल करेंगे, क्योंकि 13% का हदफ है। तो फिर अगर 15,000 अरब वो खुद कहते हैं FBR कम कर रहा है, सूबे उसके अलावा हैं, तो अगर वो 2027 तक ये नहीं करना चाहते तो फिर कौन करेगा? कि अगर हुकूमत नहीं करना चाहती, क्योंकि इलेक्शंस की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि भाई इलेक्शन तो आप करेंगे जबकि ये तीनों पार्टियां
अपने मंशूर से 100% इनराफ करती हैं तो फिर जमहूरियत का क्या मतलब रह गया? जमहूरियत का तो मतलब ये है कि लेकिन वोट सर आप की यही इज्जत कह रहे हैं करनी है। कि जो मंशूर में कहा जाता है, जो आवाम से वादे किए जाते हैं, उन पर ये पार्टियां अमल नहीं करती, हालांकि इन्हें अमल करना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और अब प्रोग्राम में बात करते हैं कि अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट बारे पाकिस्तानी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। आसिफ मर्चेंट कराची का शहरी है, जबकि CTD के मुताबिक आसिफ रजा मर्चेंट का कराची में अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। जी हाँ, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी। शुएब, ये बताइएगा कि आसिफ मर्चेंट के हवाले से अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से क्या बताया गया है? जी देखिए, ये जो आसिफ रज़ा मर्चेंट है, इनके हवाले से जो कराची में मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिनमें पुलिस है, CTD है और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको अभी तक पाकिस्तान में मौजूद कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। ये FBR के बाकायदा टैक्स फाइलर बताए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो कराची में ये जो जॉब करते थे, वो कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में एक बैंक था जिसमें ये निजी बैंक में जॉब करते थे और वहाँ से इन्होंने नौकरी छोड़ी थी। इसके अलावा जो इनका 2 बच्चे बताए जाते हैं, लेकिन वो भी अब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रिहाइश गाह बताई गई है गुलशन इकबाल के इलाके में, वहाँ पर भी कोई शख्स मौजूद नहीं है। साथ साथ इनके हवाले से जो इनका जो रिकॉर्ड है, जिसमें हमारी CTD के हुकाम से बात हुई जिन्होंने तहकीकात करी, उसके अलावा जो FIA है वो इस केस पे मुतहर्रिक है क्योंकि पाकिस्तान का नाम इस खबर से जुड़ा और ये इंटरनेशनल स्टोरी थी। तो तमाम जो FIA और जो दीगर इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं जिनकी एयरपोर्ट पे अमल दखल होता है, उन्होंने इस पर तहकीकात की है। रात गए भी एक आला सतह की इंक्वायरी मीटिंग चली जिसमें ये चीज़ तय की गई कि ये कब इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हुई, ईरान कब गए, उसके अलावा इन्होंने सफ़र कब किया, ये तमाम चीज़ों को बारीक बीनी के साथ उसका जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दी की वारदात, कोई तखरीबकारी का एलिमेंट कोई सामने पाकिस्तान की हुदूद में नहीं आ सका है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन जिस पे इन्होंने ट्रैवल किया है वो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी कोई जालसाजी या 2 नंबरी नहीं है, कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाया गया। साथ साथ जो तहकीकात का दायरा कार है उसको क्योंकि बढ़ाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ऊपर ये बात उठी है, तो इसके लिए जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनमें हसास इदारे भी हैं वो भी इस केस को बारीक बीनी के साथ इसका जायज़ा ले रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि मोबाइल भी कब्जे में लिए गए उनके और डेफिनेटली उस हवाले से अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस जारी होंगी। इनके कॉन्टैक्ट्स के बारे में कुछ मालूम हो सका कि बैरून मुल्क क्या किसी के साथ राबते में थे? इस बारे में कोई हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ सामने आई है कि एक इंटरनेशनल नंबर जो इनके ज़ेरे इस्तेमाल था वो उसकी हवाले से भी इंक्वायरी की गई है। इसके अलावा जो ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियाँ थीं उसके हवाले से भी इंक्वायरी की गई है। एक अदद मोटरसाइकिल इनके ज़ेरे इस्तेमाल थी, 3 अदद गाड़ियाँ बताई जाती हैं वो, तो उन सब चीज़ों की इंक्वायरी हो रही है। जो इनके जो नादरा का पाकिस्तानी इदारे तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक आसिफ रज़ा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान में नहीं है। ब्यूरो चीफ सिंध हमें तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इन इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से आने वाले प्रोग्राम्स में मजीद भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, खुदा हाफिज़।